Assalamualaikum students, welcome to the 6th lecture of analytic number theory. So just first review the contents of the lecture number 5 we have discussed. So lecture number 5 के अंदर जो फर्स्ट चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थे पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर डिफरेंटाइन इक्वेशंस. हमारे पास एक लीनियर डिफरेंटाइन इक्वेशन गिवन है और हम काउंट करना चाहते हैं कि उसके अंदर कितने पॉजिटिव सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं. फिर हमने कॉन्ग्रुएंसेस की डेफिनेशन दी और फिर देखा कि कॉन्ग्रुएंसेस का रिलेशन क्या है डिविजिबिलिटी के साथ. देन हमने कॉन्ग्रुएंसेस की लैंग्वेज के अंदर कुछ रिजल्ट्स किए जो कि ये डिटरमिन करते हैं कि एक कॉन्ग्रुएंस को आपस में ऐड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. क्या एक कॉन्ग्रुएंसेस दो कॉन्ग्रुएंसेस आपके पास गिवन है तो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या नहीं. एक आपके पास नंबर गिवन है क्या उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं. और अगर कॉन्ग्रुएंसेस के जो आपके पास मॉडुलस है उसको आप चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो ये क्योंकि कॉन्ग्रुएंसेस की हमारी न्यू नोशन है तो हम एक दफ़ा उसको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो हमने लास्ट रिजल्ट किया था और फिर हम फर्दर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जो है उसको डिस्कस करेंगे. सो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स थे जो कि हमने कॉन्ग्रुएंसेस के लिए किए थे, सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम इफ एम डिवाइड्स ए माइनस बी. सो ये बेसिक कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन है. जो हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स किए थे उसके अंदर सबसे जो फर्स्ट रिजल्ट है वो ये है कि अगर आप एक कॉन्ग्रुएंसेस को दोनों साइड्स के ऊपर किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पहले एक एग्जांपल लेते हैं दोनों साइडों के ऊपर कांस्टेंट क्वांटिटीज को फिक्स करके. मिसाल के तौर पे मैं ये क्लेम करता हूँ कि 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 17 मॉड 7. तो फर्स्ट रिजल्ट जो था वो ये था कि इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी देन बी इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए. तो अगर मैंने लिखा हो कि 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 17 मॉड 7 तो कोई मजाइका नहीं है कि मैं इस तरह लिख लूँ 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 7. सो मैं इनका ऑर्डर रिप्लेस कर सकता हूँ कॉन्ग्रुएंसेस के अंदर क्योंकि फर्स्ट रिजल्ट था इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम देन बी इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एम. अब ये देखने के लिए कि क्या ये कॉन्ग्रुएंसेस ठीक लिखी है, मैं 17 और 3 का डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ. 17 माइनस 3 इज 14 एंड 7 डिवाइड्स 14. दिस मीन्स कि दिस इज अ ट्रू कॉन्ग्रुएंस. अब मैं कहता हूँ कि मैं एक नंबर फिक्स करता हूँ c इज इक्वल टू 2 और मैं इसको इन दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो 17 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ और 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ और कॉन्ग्रुएंसेस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सो 17 इंटू 2 इज 34 एंड इट इज 6. और मेरा क्लेम ये है कि अगर एक ट्रू कॉन्ग्रुएंस मेरे पास गिवन थी तो एक कांस्टेंट मल्टीपल उस कॉन्ग्रुएंस को ट्रू ही रहेगा, उसको गलत नहीं करेगा. तो 34 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 7. क्या ये ट्रू है? तो 34 माइनस 6 इज 28 एंड 7 4 are 28. दिस मीन्स कि इसके डिफरेंस को 7 डिवाइड करता है. अगर 7 इसके डिफरेंस को डिवाइड करता है दिस मीन्स इट इज अ ट्रू कॉन्ग्रुएंस. नेक्स्ट हमने ये किया था कि अगर आपके पास दो कॉन्ग्रुएंसेस गिवन है तो क्या आप उनको आपस में ऐड कर सकते हैं. तो मिसाल के तौर पे आपके पास ये गिवन है कि 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट मॉड 3. तो 3 के हिसाब से चेक करते हैं. सो 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 3 क्योंकि ये 15 और 0 का जो डिफरेंस है वो 3 आएगा. और मैं एक और कॉन्ग्रुएंस देता हूँ 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो दोनों में मॉडुलस सेम है. मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ. 15 प्लस 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 प्लस 1 मॉड 3 और देखता हूँ कि क्या ये कॉन्ग्रुएंस भी ट्रू है. तो 15 प्लस 4 is 19 and 19 is congruent to 1 mod 3. ये ट्रू देखने के लिए मैं 19 और 1 का डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ which is 18. 18 is divisible by 3 या 3 divides 18. This means this is a true congruence. अब इन दो एग्जांपल्स के अंदर मैं एक क्वांटिटी को अननोन भी कर सकता हूँ. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ऊपर वाली एग्जांपल देखते हैं कि 3 is congruent to some number x mod 7. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ
कि 6 इज कंग्रुएंट टू 2x mod 7, तो ऊपर वाली रिजल्ट को अगर अप्लाई करूं तो मैंने जो c की वैल्यू ली है वो 2 ली है, मैंने दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अननोन क्वांटिटी के मतलब भी मैं कुछ बता सकता हूँ। If 3 is congruent to x mod 7, then 6 will be congruent to 2x mod 7 and so on, all multiples। इसी तरीके से ये आपके पास अगर एक नंबर दो अननोन क्वांटिटीज में ऐड हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंग्रुएंस होल्ड करेगी। मिसाल के तौर पे if a is congruent to b mod 7 और मुझे पता होता है कि दो क्वांटिटीज हैं जो कि आपस में कंग्रुएंट है mod 7 में ही, तो मैं ये क्लेम कर सकता हूँ रिजल्ट को यूज करके कि a प्लस एक्स भी कंग्रुएंट रहेगा b प्लस वाई mod 7 के अंदर। सो अगर आपके पास a और b की दो क्वांटिटीज हैं तो आप इधर पुट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चूज कर लेता हूँ 8 इज कंग्रुएंट टू 1, सो देन 8 प्लस x इज आल्सो कंग्रुएंट टू 1 प्लस y mod 7। उसके बाद हमने रिजल्ट किया था कि जो डिवाइजर्स हैं वो कंग्रुएंसेस के ऊपर कैसे इफेक्ट डालते हैं। सो लेट्स सपोज कि आपके पास एक कंग्रुएंस गिवन है a इज कंग्रुएंट टू b mod m, और आप क्या करना चाहते हैं कि एक डिवाइजर ढूंढ लिया आपने c का, c जो कि a और b का डिवाइजर है, c a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है। तो ये क्लेम करता है कि देन a बाय c कंग्रुएंट होगा b बाय c mod m बाय c। तो अब हम कंग्रुएंसेस को चेंज कर रहे हैं। से मैं कोई एग्जांपल एक कंसिडर कर लेता हूँ जिसमें वो a और b के डिवाइजर्स हैं। सो मैं चूज करता हूँ 6 is congruent to 4 mod 2. 6 minus 4 is 2 and 2 divides 2. This means कि ये राइट कंग्रुएंस है। एक कॉमन डिवाइजर ढूंढना था 6 और 4 का, मैं 6 और 4 का कॉमन डिवाइजर 2 ढूंढ लेता हूँ। 2 6 को भी डिवाइड करता है, 4 को भी डिवाइड करता है। अब ये कहता है कि आप सारी को कंग्रुएंस को डिवाइड कर देंगे तो तब भी ये होल्ड करेगा। सो 6 by 2 should be congruent to 4 by 2 mod 2 by 2. So it is 3 is congruent to 2 mod 1. So इसको देखने के लिए क्या ये ट्रू कंग्रुएंट है, डिफरेंस देखते हैं। 3 minus 2 का डिफरेंस 1, 1 divides 1, this is it means it is true. So इस केस के अंदर हमने क्या किया कि जो कंग्रुएंस है, जो मॉडुलस था उसको भी चेंज किया कॉमन डिवाइजर के साथ। एक और ये काफ़ी ट्रिवियल एग्जांपल थी, एक और कोई एग्जांपल कंसिडर करते हैं जो इतनी ट्रिवियल ना हो। से हम कंसिडर करते हैं mod 6 के अंदर कोई एग्जांपल से 24 इज कंग्रुएंट टू 18 mod 6. So 24 minus 18 is 6, so 6 divides 6. I choose 2 as a common divisor of 18 and 24. So मैं सारी कंग्रुएंस को स्टेप डाउन कर देता हूँ, यानी कि इसमें से जो ये 2 का कॉमन फैक्टर है उसको निकाल देता हूँ। सो 2 इसमें से निकाला तो इट इज 12, 24 डिवाइडेड बाई 2 इज 12 इज कंग्रुएंट टू 9 mod 3. This should be a true congruence because 2 is a common divisor. So 12 minus 9 is 3 and 3 divides 3. मैं इन दोनों के अंदर कॉमन डिवाइजर 3 भी चूज कर सकता था। 3 divides 18 and 3 divides 24. 3 6 are 18 and 3 8 are 24. मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ सारी को, तो ये कंग्रुएंस आपके पास क्या बचेगी, 8 is congruent to 6 mod, और 6 के अंदर से अगर आप 3 से डिवाइड कर दें तो बाकी बचेगा 2, and this is also a right congruence because 8 minus 6 is 2 and 2 divides 2. So अब हम कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि दो कंग्रुएंसेस को ऐड किया जा सकता है और सेपरेट किया जा सकता है। सो अब मेरी आज का फर्स्ट रिजल्ट ये है कि अगर दो डिफरेंट कंग्रुएंसेस गिवन हो सेम मॉडुलस के अंदर, क्या उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वह मल्टीप्लिकेशन आई मीन्स के कंग्रुएंस की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दें और बाकी दो जो कंग्रुएंसेस हैं उनकी राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दें और देखें कि क्या वो उसी मॉडुलस के अंदर सेम रहता है। क्या ये हमारे पास प्रूविजन है जिस तरह इक्वेशंस हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी, इसका प्रूफ देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। आंसर इज यस, कैसे हम कर सकते हैं। सो ए इज कंग्रुएंट टू बी mod m and c is congruent to d mod m.
ये हमारे पास गिवन है। दिस मीन्स अब मैं इसके ऊपर जो कंग्रेसेस की प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करता हूँ, जो कि हम पहले कर चुके हैं, कि किसी एक नंबर से भी इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा। सो मैं किसी एक मल्टीपल से ए और बी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। से मैं सी के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। सो ए सी शुड बी कंग्रुएंट टू बी सी मॉड एम। ये मैंने फर्स्ट रिजल्ट यूज किया कि अगर एक कंग्रेस गिवन है तो दोनों साइडों पे कोई एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कांस्टेंट नंबर इस कंग्रेस के लिए सी चूज किया। अब ये है तो इसको भी किसी और से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए जो मैं चूज करता हूँ नंबर वो बी चूज करता हूँ कि बी को दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करें। तो बी सी इज कंग्रुएंट टू बी डी मॉड एम। अब फिर फर्स्ट रिजल्ट यूज करता हूँ फर्स्ट थ्योरम का, कि अगर एक नंबर एक मॉडुलस के अंदर दूसरे के कंग्रुएंट है और वो दूसरा नंबर तीसरे के कंग्रुएंट है तो पहला तीसरे के कंग्रुएंट होगा। दिस इंप्लाइज ए सी इज कंग्रुएंट टू बी डी मॉड एम। सो यही हम प्रूव करना चाहते थे, यानी कि ए को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सी के साथ और बी को मल्टीप्लाई कर दिया डी के साथ। तो दो कंग्रेसेस थी, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया। आंसर उस मॉडुलस के अंदर ठीक रहेगा, यानी कि ये कांग्रेस ट्रू रहेगी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी सी एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। दो कांग्रेसेस कोई भी लिख लेते हैं सेम मॉडुलस के अंदर। सो से मैं मॉडुलस 8 के अंदर दो कांग्रेसेस लिखता हूँ। से 9 इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड 8 और एक कांग्रेस लिखते हैं से 7 is congruent to 15 mod 8. So 9 minus 1 is 8. 8 divides 8, it is true. 7 minus 15 is 8 minus 8 and 8 divides minus 8, it is also true. अब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि एक नई कांग्रेस आप बना सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करके। सो 9 7s are 63 and 15 1 is 15. मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस भी ट्रू होगी। सो चेक करते हैं। 63 में से 15 गए तो इट इज 48 एंड 8 डिवाइड्स 48। तो दिस मीन्स कि दिस कांग्रेस इज ट्रू, कि हमारे पास दो कांग्रेसेस को मल्टीप्लाई करने की प्रोविजन भी है और ये इसका सिंपल सा प्रूफ है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास एक कांग्रेस गिवन है तो हम दोनों साइडों पे सेम पावर रेस कर सकते हैं, यानी कि पूरी इक्वेशन को कहें कि रेस टू द पावर n। तो मल्टीप्लिकेशन अगर मेरे पास इक्वेशन में हो तो ये पॉसिबल है, क्या कांग्रेसेस में भी पॉसिबल है? तो लेट्स चेक इसको, इसका आंसर क्या होगा। हमारे पास कांग्रेस गिवन है a इज कंग्रुएंट टू b मॉड m और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये चीज ट्रू है कि a n इज आल्सो कंग्रुएंट टू b n मॉड m फॉर एनी n विच इज पॉजिटिव। तो हम उसकी पावर्स लेना चाहते हैं। सो मैं पहले फर्स्ट स्टेप करता हूं। मैं a इज कंग्रुएंट टू b मॉड m को, ये हमारे पास गिवन है, इफ इट इज ट्रू मैं दोबारा इस इक्वेशन को लिख लेता हूं a इज कंग्रुएंट टू b मॉड m। सो मैंने एक ही कांग्रेसेस को दो दफा लिख लिया। अब अभी मैंने रिजल्ट जो फर्स्ट प्रूफ किया वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो कांग्रेसेस लिखी हुई है तो आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कांग्रेसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अगर मैंने एक ही कांग्रेस को अगर दो दफा लिख लिया तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी तो a स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी तो b स्क्वायर हो जाएगा और मॉड m आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर a is congruent to b mod m then also a square is congruent to b square mod m। फर्दर जाना चाहता हूँ, एक कांग्रेस ये लिख लें और दूसरी कांग्रेस दोबारा ये लिख लें a is congruent to b mod m, क्योंकि ये तो मेरे पास गिवन है कि ये ट्रू है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि इट इज ट्रू। अब अगर ये दो कांग्रेसेस गिवन है तो मेरा फर्स्ट रिजल्ट ये कहता है कि दो कांग्रेसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दिस मीन्स कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इसकी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a इज a क्यूब एंड देन b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b इज b क्यूब एंड मॉड m। तो ये आ गया।
एंड सो ऑन, आप जितना मर्जी फर्दर जाना चाहें। नेक्स्ट फिर दोबारा ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉड एम ले लें, तो इन दो कांग्रुएंसेस के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे यू विल गेट A4 इज कांग्रुएंट टू B4 मॉड एम। सो मैं इसको अगर कंटिन्यू करता जाऊं तो मैं जिस मर्जी पावर तक जा सकता हूं। सो दिस मीन्स कि इट इज ट्रू। वेरी सिंपल सी एक एप्लीकेशन है फर्स्ट की, कि आप जिस मर्जी पावर तक उन कांग्रुएंसेस को रेज कर सकते हैं। से एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। 5 इज कांग्रुएंट टू 2 मॉड 3। मैं 5 का क्यूब कर लेता हूँ, पूरी इक्वेशन जो आपके पास कांग्रुएंस है इसका क्यूब कर लेता हूँ। सो 5 क्यूब इज 125 इज कांग्रुएंट टू 2 क्यूब इज 8 एंड इट शुड बी इन मॉड 3। ये ट्रू होगी। सो अगर आप 125 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 117 आएगा एंड 125 माइनस 8 इज 117 और 3 क्या इसको डिवाइड करता है, 3 3 9, 2 बचा, 3 9 27, यस 3 डिवाइड्स दिस वन। दिस मीन्स कि ये ट्रू कांग्रुएंस है। तो दिस मीन्स कि आपके पास अगर कांग्रुएंसेस गिवन है तो अपनी मर्जी से उनकी पावर्स को रेस कर सकते हैं आप, यानी कि दोनों साइडों पे सेम पावर के साथ उसे रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट रिजल्ट हमारा थर्ड जो है वो पॉलिनोमियल्स के बारे में है, कि अगर A कांग्रुएंट हो B मॉड M के तो f ऑफ A भी कांग्रुएंट होगा f ऑफ B मॉड M के, वेयर f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल। तो पहले पॉलिनोमियल को एक दफा रिविजिट कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल व्हाट विल मीन। सो एनी एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू anxn इज अ पॉलिनोमियल। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ai's आर फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि मैं नंबर 3 के अंदर हूँ तो मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स से है। और जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है उसके हिसाब से जो पावर्स हैं दे ऑल आर फ्रॉम दिस सेट। इधर आपके पास x रेज़ टू पर 0 लिखा हुआ है, दिस मीन्स 1, और फिर x रेज़ टू पर 1 2 और किसी एक खास फिक्स स्टेज तक जाएगा, यानी कि ट्रंकेट होगा। कुछ एग्जांपल्स अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। इट इज अ पॉलिनोमियल क्योंकि कोएफिशिएंट इसके इंटीजर्स हैं और पावर्स इसकी भी इंटीजर्स हैं। सो इधर आप नेगेटिव भी लगा सकते हैं। अगर आप कोएफिशिएंट्स चूज कर रहे हो, मिसाल के तौर पे f ऑफ x जो है वो मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर, स्टिल इट इज एन पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो x की पावर्स हैं वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो f ऑफ x अगर मैं लिखता हूँ x पावर -1 तो इट इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है क्योंकि इट इज बेसिकली 1 by x, so 1 by x is not a polynomial. So because -1 is not an integer, this turns out that this f of x is not a polynomial. So ये polynomial के लिए ये जरूरी है। अब मैं ये मेरे पास गिवन है कि a congruent to b mod m है, तो f of a और f of b भी congruent होंगे आपस में। So let's check, बारी बारी इसको देखते हैं कि f of a बनता क्या है। So अगर f of x इस एक्सप्रेशन के बराबर हो तो f of a बनता है a0 प्लस a1 a प्लस a2 a स्क्वायर प्लस an a पावर n। ये आपके पास f of a की वैल्यू बनती है। और f of b की वैल्यू क्या बनती है, इसी तरीके से f of b इज इक्वल टू a0 प्लस a1 b प्लस a2 b स्क्वायर सो ऑन प्लस an b पावर n। ये आपके पास f of a और f of b बनेगा। अब मैं बारी बारी इसकी हर टर्म को कांग्रुएंसेस में देखना शुरू कर देता हूँ। पहले देखता हूँ पहली टर्म को पहली टर्म के साथ, क्या a0 कांग्रुएंट होगी a0 मॉड m के। सो इट इज इन जनरल ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैटर कि मैंने इसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूट किया, बिकॉज a0 इस साइड के ऊपर भी है और a0 इस साइड पे भी है, सो बोथ आर कांस्टेंट्स। बाय सब्ट्रैक्शन आई विल गेट a0 माइनस a0 इज 0, सो एवरी नंबर्स डिवाइड 0, सो दिस मीन्स कि दिस कांग्रुएंस इज ट्रू। देन मैं आगे चलता हूँ, क्या ये वाली कांग्रुएंस इस कांग्रुएंस के बराबर होगी। अब मैं इसको यूज करता हूँ,
ये मेरे पास गिवन है कि A इज कंग्रुएंट टू B mod M। मैं कोएफिशिएंट चूज करता हूं A1 यानी कांस्टेंट के तौर पे। अब मेरा रिजल्ट ये कहता है कि अगर एक आपके पास कांग्रेस गिवन है तो एक कांस्टेंट से उसे मल्टीप्लाई करें, उस कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कांस्टेंट चूज करता हूं A1 उसे मल्टीप्लाई करता हूं। इसका मतलब है कि A1 A कांग्रेंट होगा A1 B mod M के। मुझे पता लगा कि ये दूसरा भी इसके कांग्रेंट है। अब मैं तीसरे स्टेप पे जाता हूं। तीसरे स्टेप के अंदर अब मेरे पास दो रिजल्ट यूज होंगे। अगर A कांग्रेंट है B mod M के तो इससे दो चीजें हैं। पहली चीज, मैं इसको किसी भी पावर के ऊपर रेस कर सकता हूं। दिस मीन्स कि A स्क्वायर कांग्रेंट होगा B स्क्वायर mod M के। ये चीज आ गई। अब इसके ऊपर मैं ये वाला कोएफिशिएंट दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो कांग्रेस मेरे पास ऑलरेडी ट्रू है और दोनों साइडों पे मैंने A2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो A2 A स्क्वायर इज कांग्रेंट टू A2 B स्क्वायर mod M। ये ट्रू होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाली चीज इसके कांग्रेंट होगी। एंड अब इसी तरीके से मैं चलाता चलाता फाइनली इसको इस साइड पे ले जाऊंगा कि A पावर n is congruent to an and b power n mod m। तो अब मैंने इधर से ये रिजल्ट निकाल लिया कि इस साइड की हर कांग्रेंस इस साइड के जो कोएफिशिएंट आ रहा है उसके कांग्रेंट है mod m के अंदर। अब मैं इनको स्टेप बाय स्टेप ऐड करना शुरू कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये दो कांग्रेसेस मेरे पास गिवन है, एक और ये दूसरी। अगर ये दो कांग्रेसेस mod m में है तो फिर मैं अपना रिजल्ट यूज करता हूँ कि दो कांग्रेसेस अगर mod m में सेम मॉडुलस में गिवन उनको ऐड किया जा सकता है। तो इस 1 को 2 में ऐड करूँ तो क्या आएगा, A0 प्लस A1 A इज कांग्रुएंट टू A0 प्लस A1 इंटू B mod m। ये एक कांग्रेस आ गई। इसको मैं इस तीसरी के साथ ऐड करता हूँ। सो अब ये एक कांग्रेस है और ये एक कांग्रेस है। इन दोनों को आपस में ऐड करूँगा तो आ जाएगा A0 प्लस A1 A प्लस A2 A स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू A0 प्लस A1 B प्लस A2 B स्क्वायर इज mod m। ये आ गया। और स्टेप बाय स्टेप चलता चलता मैं फाइनली इधर तक पहुंच जाऊंगा कि A0 A1 A से लेके AN is congruent to A0 plus A1 B up to AN BN mod n। So it is n। So इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, it is f of A and this is f of B and this is in mod m। तो फाइनली मैंने ये कंक्लूड कर दिया कि ये दोनों के दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं, अगर इसके अंदर A और B सब्स्टिट्यूट किया जाए और दोनों के जो आंसर्स निकाले जाए वो भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। सो ये हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल्स के लिए कह सकते हैं। एक इसकी एग्जांपल कंसीडर करते हैं और फिर हम फर्दर चलते हैं। सो ये हमने रिजल्ट प्रूफ किया कि A इज कांग्रुएंट टू B mod m, देन f of A is also congruent to f of B mod m for any polynomial। So एक कोई कांग्रेस कंसीडर कर लेते हैं। से मैं कह लेता हूं कि 7 is congruent to 2 mod 5 और पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेता हूं f of x is equal to 1 plus x plus 2x square। ये मेरे पास पॉलिनोमियल आ गया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि f of 7 और f of 2 जो दो नंबर्स आएंगे उनकी रिमाइंडर क्लासेस सेम होंगी, यानी कि मॉडुलस 5 के अंदर वो सेम रहेंगे। और अब मैं ये पॉलिनोमियल्स बहुत सारे बना सकता हूँ, तो सबके बारे में क्लेम कर रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल लीजिए। सो f of 7 कैलकुलेट करते हैं। f of 7 इज व्हाट, 1 प्लस 7 प्लस 2 इंटू 7 स्क्वायर। सो इट इज 1 प्लस 7 प्लस 2 इंटू 49। सो इट इज 1 प्लस 7 प्लस 49 को ट्वाइस करेंगे तो 98 आ जाएगा। सो इट इज 98 प्लस 7 which is 105 plus 106। इस तरीके से मैं f of 2 कैलकुलेट करता हूँ। So it is 1 plus 7 plus 2 into 2 square because x की जगह आपने 2 सब्स्टिट्यूट किया। So it is 1 plus 7
और ये 2 का क्यूब हो रहा है, इट इज 8, सो इट इज 16। अब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि एफ ऑफ 7 भी कंग्रेंट होगा एफ ऑफ 2 मॉड 5, यानी कि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि 1 और 6 इज कंग्रेंट टू 16 मॉड 5। सो देखते हैं कि 1 और 6 माइनस 16, व्हाट इज दिस, इट इज 90। क्या 5 डिवाइड करता है 90 को? 5 1 इज 5 एंड 5 8 इज 14, सो 5 into 18 is 90. It is true. This means कि कंग्रेस भी ट्रू है। तो इस तरीके से जो दो बेसिक नंबर्स हैं, अगर वो आपस में सेम हो जाए कंग्रेसेस में, तो उनसे बनने वाला हर पोलिनोमियल भी सेम होगा। इनको हम यूज करेंगे रूट फाइंडिंग के अंदर मॉडुलो एम आगे कुछ लेक्चर्स में जाके। सो अब हम कुछ डिस्कस करते हैं फर्दर प्रॉपर्टीज, लेकिन उन फर्दर प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए मुझे एक दफा रिविजिट करना पड़ेगा एलसीएम को, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। सो मैं एक रिजल्ट यूज करना चाहता हूँ अपनी कॉन्ग्रेसेस की जो प्रॉपर्टीज है उनको देखने के लिए, जो कि एलसीएम से रिलेटेड है। सो लेट्स सी के रिजल्ट क्या है हमारे पास। तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर्स डिवाइड एनी अदर कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर्स। आपके पास 2 नंबर्स गिवन है, आपने उनका एलसीएम निकाला, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जितने कॉमन मल्टीपल्स बन रहे थे उनमें से सबसे छोटा। अब कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो अब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि एलसीएम जो होगा, वो डिवाइड करेगा बाकी सारे कॉमन मल्टीपल्स को। तो ना सिर्फ छोटा होगा, लीस्ट का मतलब छोटा, ना सिर्फ छोटा होगा बल्कि जितने भी बाकी पड़े हैं उनको डिवाइड भी करेगा। सो 2 इज लेस देन 3 बट 2 डजंट डिवाइड 3। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि ये छोटा भी होगा, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी सब बड़ों को डिवाइड करेगा। सो लेट्स चेक कि ये किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम थोड़ी सी पहले सेटिंग करते हैं। एज्यूम ए एंड बी आर 2 नंबर्स और उनका एलसीएम है एंड से द LCM of A and B is denoted by M. M is the LCM of A and B. अब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर कॉमन मल्टीपल है तो M उसको डिवाइड करेगा। तो चूज कर लेते हैं कोई कॉमन मल्टीपल। लेट K be any other common multiple of A and B। कोई एक हमने अपनी मर्जी से चूज कर लिया और प्रूफ ये करना चाहते हैं कि हम डिवाइड करेगा K को। अब हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं उनको अप्लाई करते हैं। अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम ऑन K एंड M। तो ये ऑब्वियसली हमें पता है कि M क्योंकि लीस्ट है तो M छोटा या बराबर होगा K के, क्योंकि K कोई भी कॉमन मल्टीपल है और M जितने कॉमन मल्टीपल्स हो सकते थे उनसे सबसे छोटा है। तो अपेरेंटली K और M के अंदर क्या रिलेशन होगा कि M क्योंकि सबसे छोटा है तो इसकी ये K से भी छोटा होगा, या बड़ी अच्छी हालात होंगे तो आपने वो जो K है वो M ही चूज कर लिया होगा। इन दैट केस देयर विल बी एन इक्वालिटी, M शुड बी इक्वल टू K, क्योंकि आपने K भी M चूज किया होगा। तो इसका मतलब है कि मैं K को अंदर रखूंगा और M से डिवीजन स्टार्ट करूंगा। डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स Q एंड R सच दैट K इज इक्वल टू M Q प्लस R, वेयर R के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि पॉजिटिव होगा और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे स्ट्रिक्टली लेस होगा। ये डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई हो गया इसके ऊपर। अब हम देखते हैं कि इससे हम A और B के बारे में क्या कह सकते हैं। इस इक्वेशन को एक दफा दोबारा लिख लेते हैं। K इज इक्वल टू M Q प्लस R, 0 से बड़ा है, M से छोटा है। M था LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल and K is any multiple.
अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है? k इज इक्वल टू a इंटू एस, यानी कि a का भी मल्टीपल है, एंड k इज इक्वल टू b इंटू टी, b का भी मल्टीपल है। ये मल्टीपल का मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसी को अगर लिख लूं कि k अगर मल्टीपल है a का और k मल्टीपल है t का, तो इसको दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि a डिवाइड्स k एंड b आल्सो डिवाइड्स k, क्योंकि ये मल्टीपल था। तो मल्टीपल की डेफिनेशन ये है कि वो नंबर उसको डिवाइड करेगा। अब हमारे पास m जो है वो भी मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन बेसिकली तो कॉमन मल्टीपल है a और b का। इसका मतलब है कि m भी होगा सम a इंटू से कोई और नाम रख लें इसका f, एंड m इज आल्सो सम b इंटू e। इसका मतलब क्या निकला कि a m को भी डिवाइड करेगा और b भी m को डिवाइड करेगा। सो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, जो आपने डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके निकाली है, इसके अंदर इन दो नंबर्स के बारे में हमारे पास a और b की डिविजिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो लेट्स सी, इसको इस तरह लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू k माइनस m इंटू क्यू। मैं इसको ज्यादा प्रॉपर्ली लिखता हूँ, k इंटू 1 प्लस m इंटू माइनस क्यू। कोई फर्क आया? कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली k माइनस m क्यू लिखा जाएगा। k के बारे में इंफॉर्मेशन है कि a इसको डिवाइड कर रहा है और b भी डिवाइड कर रहा है। m के बारे में इंफॉर्मेशन है कि a डिवाइड कर रहा है, b भी डिवाइड कर रहा होगा। अगर एक नंबर को a डिवाइड करे, इस नंबर को भी a डिवाइड करे, यानी कि a डिवाइड्स k एंड a डिवाइड्स m, तो सिंपल सा एक हमारे पास रिजल्ट है कि उन दो नंबर्स के हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन को भी a डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि इफ a डिवाइड्स k एंड a डिवाइड्स m, देन a डिवाइड्स एवरी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ k एंड m। सो ये क्या लिखा हुआ है? ये k और m का एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि a इसको डिवाइड करेगा। दिस मीन्स कि a डिवाइड करेगा r को, क्योंकि ये r के बराबर था। यही अब मैं आर्गुमेंट दोबारा b के लिए यूज करता हूँ। b k को डिवाइड करता है, b m को डिवाइड करता है। दिस मीन्स b डिवाइड्स एवरी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ k एंड m। दिस इंप्लाइज b आल्सो डिवाइड्स r। अगर इनको दोबारा लिख लें तो इसका मतलब है कि r बराबर है a इंटू सम k1 एंड r बराबर है b इंटू सम k2। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब क्या हुआ कि r इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। r एक कॉमन मल्टीपल बन गया a और b का। अच्छा, ये जो आपके पास कंडीशन थी, ये क्लेम कर रही थी कि r स्ट्रिक्टली लेस देन m होगा। m था सबसे छोटा पॉसिबल कॉमन मल्टीपल a और b का। अब आप कह रहे हैं कि आपने एक उससे भी छोटा कॉमन मल्टीपल निकाल लिया। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि r के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि r 0 हो जाए। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर r 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास बचेगा k इज इक्वल टू m इंटू क्यू प्लस 0। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू m इंटू क्यू। इसका मतलब यह है कि k इज अ मल्टीपल ऑफ m। दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स k, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल डिवाइड्स एवरी अदर मल्टीपल ऑफ a एंड b। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे फर्दर जो हमारे कांग्रेसेस हैं उनके रिजल्ट्स के लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट ये है कि m एक पॉजिटिव इंटीजर हो और d m का डिवाइजर है, यानी कि जो आपने m चूज किया हुआ है d उसका डिवाइजर है। अब आपके पास एक कांग्रेस लिखी हुई है मॉडुलस m में, तो वो कांग्रेस ट्रू होगी हर डिवाइजर के लिए भी। देखिए फर्स्ट को कैसे प्रूव करेंगे। ये हमारे पास गिवन है
This implies m divides a minus b. That is, there exists integer k such that a minus b is equal to m into k. ये आपके पास गिवन है. मोर ओवर आपके पास ये गिवन है कि d डिवाइड करता है m को. d डिवाइड्स m. इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एन अनदर इंटीजर, से इसका नाम t रख लेते हैं, सच दैट m इज इक्वल टू d इंटू टी. इस m की जगह ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये सब्स्टिट्यूट कर दें. दिस इंप्लाइज a माइनस b इज इक्वल टू d t एंड इधर आपके पास k आ गया. इसके अंदर से d को रद्द कर लें, t इंटू के और इस साइड पे t आ गया. तो a माइनस बी इज इक्वल टू टी के इंटू टी. टी और k क्या थे? t एक इंटीजर था, k एक इंटीजर था, मल्टीप्लीकेशन एक इंटीजर आएगी. दिस मीन्स कि d इंटू एन इंटीजर इज इक्वल टू a माइनस बी. दिस इम्प्लाइज d डिवाइड्स a माइनस बी. इसका सिंपली कंग्रेंस में मतलब ये है कि a इज कंग्रेंट टू b मॉड t. तो अगर आपके पास एक कंग्रेंस गिवन है और जिसके अंदर कंग्रेंस गिवन है उसके डिवाइसेस पड़े हुए हैं, तो कंग्रेंसेस उसके डिवाइसेस में भी ट्रू होंगी. मिसाल के तौर पे हम एक कंग्रेंस देखते हैं मॉड 21 के अंदर, और कंग्रेंस है से 43 is congruent to 1 mod 21. So 43 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो 42 है, और 21 इंटू 2 इज 42. सो ये ट्रू कंग्रेंस. अब 21 के डिवाइसेस कौन से हैं? सो इफ m इज 21, 3 डिवाइड्स 21 एंड 7 डिवाइड्स 21. अब मेरा क्लेम ये है कि ये कंग्रेंसेस इन दोनों डिवाइसेस में भी ट्रू रहेगी. अगर आप इसे मॉड 3 में देखेंगे तब भी ये ट्रू है, और अगर आप इसी कंग्रेंस को मॉड 7 में देखेंगे तब भी ट्रू है, क्योंकि d इज एनी डिवाइजर ऑफ m. तो देखें 43 माइनस 1 इज 42. 3 डिवाइड करता है 42 को, यस 3 इंटू 3 एंड देन 3 4 12. So 3 इंटू 14 इज 42. ये ट्रू है कंग्रेंस. देन 43 माइनस 1 इज 42. क्या 42 7 से डिवाइड होता है? 7 6 या 42. ये कंग्रेंस भी ट्रू है. तो दिस मीन्स कि जो आपके पास कंग्रेंस गिवन है, अगर आपके पास मॉडुलस के डिवाइसेस आ जाते हैं तो आप उसको डाउन लेके आ सकते हैं उन सब डिवाइसेस के ऊपर, उसके लिए भी कंग्रेंसेस ट्रू रहेंगी. सेकंड हमारा रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास a b के कंग्रेंट हो किसी m1 के अंदर और a b के कंग्रेंट हो m2 के अंदर, तो इस कंग्रेंस को LCM के अंदर भी देखा जा सकता है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर भी ये कंग्रेंस ट्रू रहेगी. अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनकी दोनों की स्टेटमेंट्स देखें तो इनके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फर्स्ट स्टेटमेंट में और सेकंड स्टेटमेंट में. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रही है कि जो गिवन मॉडुलस है उसको रिड्यूस कर रही है, क्योंकि जब आप उस गिवन मॉडुलस के डिवाइसेस के अंदर देखेंगे कंग्रेंस को, तो डिवाइजर हमेशा नंबर से छोटा होता है. दिस मीन्स कि जो कंग्रेंस गिवन है उसके मॉडुलस को आप रिड्यूस करके देख रहे हैं कि क्या कंग्रेंस ठीक रहती है या नहीं रहती. सेकंड के अंदर आप उसको हाई कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल्स में देख रहे हैं. अगर m1 और m2 दो अलग अलग नंबर्स हैं और उनके अंदर कोई कंग्रेंस ठीक है, तो अब आप m1 और m2 के मल्टीपल्स के अंदर देख रहे हैं, तो मल्टीपल हमेशा ओरिजिनल नंबर से बड़ा होगा. सो पहली रिड्यूस कर रही है और दूसरी बड़ा कर रही है. अब दूसरे के लिए मैं जो हमने रिजल्ट किया है एलसीएम वाला वो अप्लाई करते हैं इसके अंदर. सो अगर दो नंबर्स के अंदर कंग्रेंस ट्रू है तो उनके एलसीएम के अंदर क्यों ट्रू होगी? सो दैट्स चीज का प्रूफ देखें. सो a इज कंग्रेंट टू b मॉड m1 एंड a इज कंग्रेंट टू b मॉड m2. इनके लिए ट्रू है. इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज m1 डिवाइड्स a माइनस b एंड m2 डिवाइड्स a माइनस b. ये आपके पास गिवन है. अब अगर a माइनस b m1 से भी डिवाइड हो रहा है, a माइनस b m2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको लिख लेते हैं a माइनस b इंटू सम k1 इंटू m1 एंड a माइनस b इज इक्वल टू सम k2 इंटू m2 where k1 and k2 are from the set of integers.
इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी जो है वो m1 का मल्टीपल है, और दूसरी का मतलब ये हुआ कि a माइनस बी जो है वो m2 का मल्टीपल है। जो भी ये नंबर आ रहा है ये m1 का भी मल्टीपल है और m2 का भी मल्टीपल है, जिसको लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज कॉमन मल्टीपल ऑफ m1 एंड m2। अगर मैं एज्यूम कर लूं, नाम एक दे लेते हैं कि m1 और m2 is the LCM of m1 and m2, तो इस LCM का इस a माइनस बी के साथ क्या रिलेशन होगा? a माइनस बी कोई कॉमन मल्टीपल है और ये उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। रिजल्ट हमने ये प्रूव किया है कि किसी भी कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर ये रिलेशन होगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसी और कॉमन मल्टीपल को हमेशा डिवाइड करेगा। ये हमारे पास इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है और ये कोई और मल्टीपल है। दिस मीन्स कि ये जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये डिवाइड करेगा किसी और कॉमन मल्टीपल को, और अगर इसको आप लिखें तो ये लिखा जाएगा a इज कंग्रुएंट टू b मॉड m1 एंड m2। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इसकी एक। लेट्स सपोज के दो कंसेंस देखते हैं, दो डिफरेंट मॉडल्स के अंदर। सो 14 इज कंग्रुएंट टू 2 मॉड 3। सो मैंने a की वैल्यू 14 रख ली और b की वैल्यू 2 रख ली। सो 14 माइनस 2 इज 12 एंड 3 डिवाइड्स 12, इट इज ट्रू। Again 14 is congruent to 2 mod 4. So 14 minus 2 is 12 and 4 divides 12, so it is also true. अब मेरा ये क्लेम ये है कि 14 और 2 आपस में congruent रहेंगे अगर मैं LCM ले लूँगा 3 और 4 का। So 3 और 4, अब मैं एक छोटा सा रिजल्ट यूज करता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द GCD ऑफ टू नंबर्स इनटू LCM ऑफ दोस टू नंबर्स। तो what is the GCD of 3 and 4? It is 1. So this means that the product is exactly LCM. This means LCM is 12. तो अब मेरा क्लेम ये है कि अगर ये 3, 4 के लिए ट्रू थी ये कंग्रुएंस, तो ये 12 के लिए भी ट्रू रहेगी। So 14 minus 2 is 12 and 12 divides 12. So this is true. So ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि किस तरीके से अब हम ऊपर लेके जा रहे हैं कंग्रुएंसेस को। ओरिजिनल कंग्रुएंसेस के मॉडल्स कम थे और अब हमारे पास जो कंग्रुएंस आ रही है वो उन पिछले मॉडल्स से ऊपर है, यानी कि हायर है उनसे, और जो फर्स्ट इसकी थी थ्योरम उसके अंदर वो लोअर थी, डिवाइसेस के लिए वर्कआउट कर रही थी। नेक्स्ट हम कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे नंबर्स के लिए कि अगर हमारे पास एक नंबर गिवन है तो किस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो किसी एक खास पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हम स्टार्ट करें इवन नंबर्स के साथ, तो हमें पता है एलिमेंट्री स्कूल से हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई नंबर 2 पे डिविजिबल होगा अगर जो उसका सबसे लास्ट नंबर का जो डिजिट आ रहा है वो 2 से डिविजिबल है, अगर ये ट्रू है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अभी हम कुछ पहले नंबर्स की देखते हैं डिविजिबिलिटी, और फिर देखते हैं कि इनको हम फर्दर नंबर्स की डिविजिबिलिटी के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ये हमने लिखा क्या हुआ है। ये बेसिकली लिखी हुई है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर n। तो आपके पास कोई भी नंबर n अगर गिवन हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप n कोई भी लेते हैं, n इज इक्वल टू 2314। तो देन व्हाट इज दिस एक्सपेंशन? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि ये a0 से स्टार्ट हो रही है। देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4। So it is basically 2000 plus 300 plus 10 plus 4। So जितने भी 10 के मल्टीपल्स हैं हम उसके अंदर इसकी एक्सपेंशन लिख रहे हैं। तो कोई भी नंबर गिवन हो आप इस फॉर्म में उसकी एक्सपेंशन लिख सकते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि एक नंबर डिविजिबल होगा 2 की किसी पावर r के साथ इफ एंड ओनली इफ के जो लास्ट r डिजिट्स हैं वो डिविजिबल हो जाएं 2r से। मिसाल के तौर पे इसी एग्जांपल के अंदर कंसिडर करते हैं। n आपके पास गिवन है 2, 3,
1 4। मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये 2 की पावर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो r की वैल्यू मैंने 2 रखी है। ये रिजल्ट ही कहता है कि अगर मैंने इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो जो आपने r की वैल्यू रखी है लास्ट उतने डिजिट्स का नंबर चूज कर लें। तो अगर r की वैल्यू 2 है तो इसके अंदर टोटल 4 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स जो हैं वो बनेंगे 1 और 4। क्या 4 जो ये नंबर है क्या 14 को डिवाइड करता है? क्या 2 स्क्वायर डिवाइड करता है 14 को? तो 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 डजंट डिवाइड्स 14। अगर ये नहीं करता तो मैं ये क्लेम करूंगा कि 4 इस पूरे को भी डिवाइड नहीं करता, यानी कि 4 5 are 20, 3 1 बचा, 4 7 are 28, बाकी आपके पास 3 4 बचा एंड 4 डजंट डिवाइड्स 34। सो इसका मतलब है कि 4 इसको डिवाइड नहीं करता। सो इसको अब हम प्रूफ करना चाहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर करता भी है। सो n 57,240, सो सॉरी 57,240, ये हमने एक नंबर चूज कर लिया। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 8 से डिवाइड होगा। तो मैंने r की वैल्यू 3 चूज की है। मैं लास्ट 3 डिजिट्स जो है उनको फिक्स कर लेता हूँ। लास्ट 3 डिजिट्स आर 240। मैं चेक करूंगा कि क्या 2 रेज़ टू पावर 3 240 को डिवाइड करता है। सो 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8, सो 8 3 are 24 and 0, सो 8 into 30 is equal to 240। ये इसको डिवाइड करता है। दिस मीन्स कि मैं अब ये क्लेम करूंगा, अगर ये मैं इस रिजल्ट को प्रूव कर दूं, कि 8 डिवाइड्स 57,240। सो ये हमारा रिजल्ट है। अब लेट्स चेक कि इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। सो हमारे पास एक नंबर की एक्सपेंशन गिवन है n की a के 10 के प्लस a के -1 10 raised to power k अप टू a0 तक। इन सब के अंदर इधर आपके पास इसकी वैल्यू 10 raised to power 0 है, और इससे अगले में 10 है, फिर 10 स्क्वायर है, अप टू 10 raised to power k तक ये बढ़ती जा रही है, जिस तरह हमने पहली एग्जांपल ली थी। अब हम फर्स्ट 10 को चेक करते हैं कि 10 की कांग्रेसेस 2 के हिसाब से क्या आती हैं। सो 10 is congruent to what mod 2 in the least residue। So 2 के रेजिड्यूज क्या क्या हो सकते हैं? 0 and 1। क्या 10 congruent है 0 के? 10 minus 0 is 10 and 2 divides 10। This means yes, 10 is congruent to 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड करेगा 10 को, और 10 बेसिकली क्या है? इट इज 2 into 5। जब आप 10 की पावर्स देनी शुरू कर देंगे, से 10 स्क्वायर, तो आ जाएगी 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 स्क्वायर भी डिवाइड करेगा 10 स्क्वायर को। इसी तरीके से 2 की कोई भी पावर j जो है वो डिवाइड करेगी 10 की पावर j को। अब मैं इसी को 2r की टर्म में लिखूं तो 10 raised to power r is congruent to 0 mod 2r, क्योंकि हर एक 10 के अंदर 2 का फैक्टर पड़ा हुआ है। तो जब आप 10 की पावर्स देना शुरू कर देंगे तो 10 स्क्वायर के अंदर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 10 क्यूब के अंदर 2 का क्यूब आ जाएगा। तो सारे के सारे 10 जो है स्टिल उसकी हर पावर 2 की पावर्स का मल्टीपल ही रहेगा। सो इफ वन नंबर इज मल्टीपल ऑफ अदर नंबर देन दैट नंबर शुड डिवाइड दिस फर्स्ट नंबर। सो इसका मतलब यही है कि 2r डिवाइड करेगा 10r को। अब ये जो नंबर n आपके पास लिखा हुआ है, अगर आपने इसकी कोई स्टेज सेट की है तो a के 10 के सबसे बड़ा है, कम होता जा रहा है। एक लेवल पे जाके ये AR 10R पे पहुंचेगा, उससे कम फिर हो जाएगा AR -1 10R -1, यहाँ तक कि A1 10 और A0 तक पहुंचेगा। ये स्टेज अंदर जरूर आएगी, क्योंकि R जो है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इट इज लेस देन K। अब इससे अगले नंबर्स के ऊपर और इससे पिछले नंबर्स के ऊपर हम क्या कह सकते हैं 2r के बारे में। इससे आगे सारों के ऊपर 10 की पावर्स पड़ी हुई हैं जो कि r से बड़ी हैं। इधर 10r + 1 आएगी, 10r + 2, ये सारी की सारी आएगी। इसका मतलब है कि ये सारे का सारी क्वांटिटी 2r इसको डिवाइड कर देगा, इस पूरे के पूरे नंबर को। और अगर ये मुझे ऑलरेडी पता हो कि ये इसको भी 2r डिवाइड कर रहा है, तो अगर एक नंबर को से इसका नाम रख लेते हैं x और इसका नाम रख लेते हैं y। मेरा क्लेम ये है कि 2r जो है वो डिवाइड करेगा x को।
क्योंकि x के अंदर हर जो आपके पास टर्म लिखी हुई है इसमें 10 की पावर r या उससे बड़ा नंबर है, तो 2r डिवाइड करेगा x को। और अगर मैं ये कह दूं कि इफ 2r डिवाइड्स y, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2r आल्सो डिवाइड्स x प्लस y एंड x प्लस y इज n। तो ये इफ एंड ओनली इफ होगा कि अगर x को भी डिवाइड कर देता है y को भी डिवाइड कर देता है, तो इट इज इफ एंड ओनली इफ कि x और y दोनों को डिवाइड कर प्लस इसके सम को डिवाइड करता है। अब ये 2r अगर y को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या है, yr इज दिस 2r डिवाइड्स ar माइनस 1 10r माइनस 1 अप टू a1 10 प्लस a0। ये कितने डिजिट्स का नंबर लिखा हुआ है, पहला इसका डिजिट 1, ये 2 एंड सो ऑन। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, r माइनस 1 पे खत्म हो रहा है, तो टोटल r डिजिट्स का नंबर लिखा हुआ है और ये लास्ट r डिजिट्स नंबर था। मिसाल के तौर पे जो हमने एग्जांपल ली थी उसके हिसाब से इसको मैच करते हैं। हमारी एग्जांपल थी 234 2314, ये n थी, मैंने r की वैल्यू ली 2, तो ये 2 से डिजिट नंबर कैसे बनेगा, 2 इंटू 10 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 10 स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 10 प्लस 4। तो ये r की वैल्यू 2 है, तो ये लास्ट मैंने 2 डिजिट्स का नंबर चूज कर लिया विच इज 1 इंटू 10 प्लस 4 विच इज 14। तो लास्ट जो मैंने नंबर चूज किया था वो 14 है। तो इसी तरीके से मैं ये लास्ट नंबर चूज कर रहा हूँ। अगर 2r इसको भी डिवाइड कर गया तो इसको तो वो अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से डिवाइड कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ n की डिविजिबिलिटी के अंदर जो प्रॉब्लम हो सकती थी वो ये लास्ट r डिजिट्स थे, क्योंकि अगर 2 रेज़ टू पावर आपने 4 लिखा हुआ है तो 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड नहीं करता 10 को, क्योंकि इधर मेरे पास 2 इंटू 5 है, 2 का सिर्फ एक फैक्टर पड़ा हुआ है, इधर 2 रेज़ टू पावर 4 पड़ा हुआ है, नहीं करेगा इसको डिवाइड। तो अगर नीचे वाले नंबर्स के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाए कि डिवाइड करता है, तो ऊपर वाले नंबर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, तो सम पे डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इसकी डिविजिबिलिटी चाहिए। यही हमारा रिजल्ट था फर्स्ट। सेकेंड रिजल्ट ये है कि 3 एक नंबर को डिवाइड करेगा इफ एंड ओनली इफ 3 डिवाइड्स a0 प्लस a1 अप टू ak, कि जो नंबर्स का सम आ रहा है उसको वो डिवाइड कर दे। अगर वो कर देता तो फिर ठीक है। तो पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। एन आपने पकड़ा एक नंबर बड़ा सा से 3 1 2 5 7, सो से ये एक नंबर चूज कर लेते हैं। इसके अंदर आपके पास अगर एक्सपेंशन लिखी जाए तो ये लिखी जाएगी इधर से 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7, ये इस तरह आ जाएगी। ये आपके पास a की वैल्यूज हैं। सो अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं, इट इज a0 a1 a2 a3 एंड a4। ये आपके पास a4 तक, ये आपके पास 5 डिजिट्स नंबर है जिसमें आपकी वैल्यूज a0 से लेके a4 तक जा रही हैं। टोटल ये 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं कहता हूँ कि 3 इसको डिवाइड करेगा, 3 1 2 5 7। अगर 3 डिवाइड कर दे इनके सम को, 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7, अगर 3 इनके डिवाइड इसको सम कर दे तो 3 इस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। लेट्स चेक इसका सम क्या है। 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 6 प्लस 5 11 11 प्लस 7 18। क्या 3 18 को डिवाइड करता है? 3 6 और 18। इसका मतलब है कि 3 इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो ये रिजल्ट है, तो ये पावरफुल रिजल्ट है। अब आपके पास एक 5 डिजिट नंबर लिखा हुआ था, आपने उन सबको ऐड किया, ऐड करके अगर आपके पास सम जो है छोटा सा नंबर आ रहा है, अगर उसकी डिविजिबिलिटी आप 3 से चेक कर लें तो आप क्लेम कर रहे हैं कि उसको भी डिवाइड करेगा। एक छोटी सी और एग्जांपल लेते हैं। मैं 3 को चेक करना चाहता हूँ कि मैंने 1 लिखा हुआ है से 18, चलें छोटा नंबर ले लेते हैं, 9 टाइम्स लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या 3 इसको डिवाइड करेगा? अब मैं इन 1 की तादाद बढ़ा भी सकता हूँ। अब अगर मैंने 1 को 9 टाइम्स लिखा हुआ है तो इन 9 टाइम्स जो 1 है इनका सम क्या आएगा? इट इज 9। 3 9 को डिवाइड करता है, यस। इसका मतलब है 3 इसको भी डिवाइड करेगा।
तो इस सेंस में ये इज वेरी पावरफुल रिजल्ट। अब देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। हम पहले कांग्रेस चेक करते हैं क्योंकि n बराबर है a के 10k प्लस a के -1 10k -1 अप टू a नॉट के। तो इन सब के अंदर 10 की पावर्स आ रही हैं सो इस लास्ट को छोड़ के मैं सब की जो 10 की पावर्स हैं पहले उसको देखता हूँ कि 10 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 3। क्या ये कंग्रुएंस ट्रू है? सो 10 - 1 इज 9 एंड सो ऑन। मैं इनकी पावर्स लेना शुरू कर देता हूँ। 10 रेज़ टू पावर r इज कंग्रुएंट टू 1 रेज़ टू पावर r mod 3। 1 की पावर्स क्या होती हैं? दे आर 1। सो 10r इज कंग्रुएंट टू 1 mod 3। तो ये नंबर आपके पास सारे का सारा किसके बराबर होगा? n इज a के 10k प्लस a के -1 10k -1 अप टू a1 10 प्लस a नॉट। इनमें से ये सब जो है ये कंग्रुएंट है 1 mod के। तो ये पूरी की पूरी चीज किसके कंग्रुएंट आ जाएगी? a के प्लस a के -1 अप टू a1 प्लस a नॉट mod 3। सो n इज कंग्रुएंट टू दिस नंबर mod 3। अब मैं ये कह रहा हूं कि 3 डिवाइड करता है n को। इसका मतलब है कि n इज कंग्रुएंट टू 0 mod 3। और 0 कब होगा? ये दोनों नंबर कब बराबर होंगे? व्हेन a के प्लस a के -1 अप टू a नॉट इज कंग्रुएंट टू 0 mod 3। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में 3 डिवाइड करेगा a के से लेके a नॉट के नंबर्स को। तो ये इसका प्रूफ है कि अगर हमारे पास जो उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हर 10 के बारे में उसका बिहेवियर 3 का सेम रहता है तो मैं उसे कंक्लूड कर सकता हूँ। मैंने उन सब की जगह 10 रेज़ टू पावर k इज कंग्रुएंट टू 1 तो इसका मतलब है कि इसकी जगह 1 आ गया। तो a के मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग, a के ही बच गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 की पावर k -1 है, स्टिल इट इज कंग्रुएंट टू 1 mod 3। इधर आपके पास उसकी वैल्यू आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, a के -1 आ गया। देन ये लास्ट क्वांटिटी भी वैसे आ गई और ये a नॉट की जगह आ गया। तो ये पूरा कंग्रुएंट आ गया n के। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो इट शुड बी कंग्रुएंट टू 0 mod 3। सो ये दोनों अगर बराबर हैं तो दिस नंबर शुड बी कंग्रुएंट टू 0 mod 3 विच सिंपली मीन्स के 3 डिवाइड्स दिस नंबर। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है डिविजिबिलिटी चेक करना 9 के साथ। सो हमारा रिजल्ट ये है थर्ड के n इज डिविजिबल बाय 9 if and only if 9 divides a naught plus a1 up to ak। So इसका प्रूफ बिल्कुल एग्जैक्टली जो 3 का पैटर्न है उसके ऊपर है कि मैं 10 की कंग्रुएंसेस देखना चाहता हूँ 9 के साथ। सो 10 इज कंग्रुएंट टू व्हाट? mod 9। सो हमारा क्लेम है कि 10 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 9। सो लेट्स चेक द डिफरेंस। 10 - 1 इज 9, 9 इज डिविजिबल बाय 9। दिस मीन्स कि दिस कंग्रुएंस इज ट्रू। अगर ये कंग्रुएंस ट्रू है तो मैं इसकी पावर्स ले सकता हूँ। मैं इसकी कोई भी पावर रेज करूँ 10 रेज़ टू पावर r इज कंग्रुएंट टू 1r mod 9। सो इट रिजल्ट्स इन 10r इज कंग्रुएंट टू 1 mod 9। ये मेरे पास 10 की हर पावर के लिए आ गया। अब मेरे पास n जो ओरिजिनली गिवन था दैट इज a नॉट प्लस a1 10 अप टू a k -1 10 k -1 प्लस a k 10 k। इसके अंदर ये हर नंबर कंग्रुएंट टू 1 है तो दिस मीन्स कि n इज कंग्रुएंट टू a नॉट प्लस a1 प्लस a2 अप टू a k -1 a k mod 9। अब ये रिजल्ट यूज कर लेते हैं कि 9 डिवाइड्स n। ये इफ एंड ओनली इफ होगा n इज कंग्रुएंट टू 0 mod 9 और ये ऑलरेडी कंग्रुएंट है इसके तो ये इफ एंड ओनली इफ होगा a1 a नॉट प्लस a1 अप टू a k इज कंग्रुएंट टू 0 mod 9 और ये बाय डेफिनेशन इसका मतलब है कि 9 डिवाइड्स a नॉट प्लस a1 अप टू a k। सो ये प्रूव करता है इस रिजल्ट को। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैं n कंसिडर करता हूँ 307 और साथ इसके एक वैल्यू चूज कर लेते हैं 8 378।
मैंने चेक करना है कि क्या 9 378 को डिवाइड करता है। मैं सिंपली 3 + 7 + 8 करता हूँ। तो 7 + 3 is 10 + 8 18। क्या 9 इस नंबर को डिवाइड करता है? दिस नंबर इज 18। 9 डिवाइड्स 18। दिस implies that 9 also divides 378। लास्ट हमारा डिविजिबिलिटी है 11 के साथ कि 11 डिवाइड्स n if 11 divides a0 minus a1 plus a2 up to -1 power k and ak, यानी कि एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, अल्टरनेटिंग सम के साथ। अब हम 10 की जो डिविजिबिलिटी है वो चेक करते हैं कि 10 की कंग्रेसेस 11 के साथ क्या है। सो 10 इज कंग्रेंट टू व्हाट मॉड 11, 10 square is congruent to what mod 11 and so on. So 10 square is 100 and 100 is congruent to 1 mod 11 because 11 9s are 99 और इधर हम लगा देते हैं -1। इसी तरीके से 10⁻³ इन दोनों कॉन्ग्रेसेस को मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आ जाएगा mod 11। उसके बाद 10 की पावर 4 निकालनी है, इसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 × -1 is 1 mod 11 एंड सो ऑन, ये आपके पास चलता जाएगा। तो एक दफ़ा 10 जो है अगर पॉजिटिव हो आपके पास ऑड है तो -1 के बराबर आएगा, अगर ये इवन हो जाएगा तो ये 1 के बराबर आएगा। अब आपके पास n गिवन था a0 + a1 10 up to ak 10k। सो n कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? mod 11 के अंदर। अब हम ये देखना चाह रहे हैं। तो इधर आपके पास a0 आ गया, 10 -1 किया है तो पहला -1 आ गया, देन स्क्वायर है प्लस a2 आ गया, और ये जितनी दफ़ा भी लगा हुआ है उतनी दफ़ा -1 पावर k आ जाएगा। अब ये रिजल्ट है 11 डिवाइड्स n, दिस मीन्स n इज कंग्रुएंट टू 0 mod 11। दिस मीन्स कि अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो a0 minus a1 up to -1 power k ak should be congruent to 0 mod 11, which in other means says that 11 should divide this alternating sum in order to divide the whole number, for which representation is given in this way. So इसके साथ ही हम कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। So let's review this lecture कि हमने इसमें क्या क्या किया। तो हमने कॉन्ग्रेसेस की जो नोशन थी सबसे पहले उसके लिए देखी कि अगर हम दो कॉन्ग्रेसेस गिवन है तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उस मल्टीप्लिकेशन की बेस के ऊपर हमने देखा कि इसका इफेक्ट पॉलिनोमियल्स के ऊपर क्या पड़ेगा। अगर दो कॉन्ग्रेसेस बराबर हैं तो क्या उनसे बनने वाले पॉलिनोमियल्स की कॉन्ग्रेसेस भी बराबर होंगी। देन हमने देखा कि कॉन्ग्रेसेस को अगर आप डाउन लेके आए यानी कि मॉडुलस m गिवन है तो m के मॉडुलस को आप नीचे लेके आए तो कॉन्ग्रेसेस कब होल्ड करेंगी, और m मॉडुलस को अगर आप रेज करें यानी कि मल्टीपल्स के लेवल पे रेज करें तो वो कब होल्ड करेंगी। और लास्ट में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे कि हम किस तरीके से कुछ बेसिक ट्रिक्स यूज करते हुए हम एक बड़े नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम फर्दर इसको यूज करेंगे बाकी नंबर्स की डिविजिबिलिटी के लिए। मिसाल के तौर पर जैसे हमने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक की तो हम अब इसको 6 की डिविजिबिलिटी यूज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।